1956 में फ्रांस से हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो चर्च में आकर फादर की अक्सर कामों में मदद किया करता था। फादर बहुत ही पावरफुल थे। वो बच्चा आज के दिन अपना सारा काम खत्म करता है और वाइन शराब को रखने नीचे में जा रहा होता है। चैपल दरअसल एक छोटे गिरजाघर को कहते हैं, यानी कि छोटा चर्च। तभी उसे यहाँ पर कोई हलचल महसूस होती है और एक खौफनाक आवाज आती है। वो बच्चा बहुत ज्यादा डर गया था और जाकर फादर को बुलाता है। जब उधर फादर आते हैं तो उन्हें वहां पर होली वाटर, यानी कि वो पानी जिससे भूतों आत्माओं को भगाया जा सकता या फिर कोई भी बीमारी को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता, वो वहां पर तेज उबल रहा था, जिसके बाद वो पानी भाप बनकर उड्डे जाता है। उधर एक साया भी नजर आता। फिर एक खौफनाक मंजर आंखों के सामने था। ये सा या किसी और का नहीं बल्कि डी मन्नन का था, जो उस फादर को हवा में उड़ाकर आग लगाकर मार देती है। चर्च के ऊपर वाले हिस्से में वो डी मन्नन दिखाई जाती है। उधर ही हमें एक आदमी को बैग ले जाता देखते हैं। अब आगे कहानी में हम एक सिस्टर आयरन दिखाई जाती है। वो एक दूसरे चर्च में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वहीं पर एक LDDH की देवरा भी थी, जिसको उसके डैड ने चर्च में भेजा था। आयरन उससे बात करती है कि मेरे डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उसे इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि आयरन को अक्सर जो कुछ भी बुरा होने वाला होता था उसे पहले ही पता चल जाता था। अब यहाँ पर चर्च में के बारे में बातें चल रही थी। अब कहानी शिफ्ट दोबारा से फ्रांस में होती। हम एक हॉस्टल स्कूल को देखते हैं जहाँ पर मॉरिस नाम का एक आदमी काम किया करता था। उस हॉस्टल को एक मैडम चलाती थी। वो मॉरिस से बहुत ज्यादा गुस्से में बात करती है। उसकी वजह ये थी कि उस मैडम का बेटा कुछ सालों पहले इसी स्कूल की चैपल में मर गया था, जिस वजह से वो चिद्दत चिद्दी हो गई। बस यही वजह थी कि वो हर किसी से गुस्से में बात किया करती थी। इसी स्कूल हॉस्टल में एक बहुत प्यारी बच्ची सोफे भी पड़ी रहती है। उसकी मॉरिस से काफी अच्छी दोस्ती होती है। यहीं पर कुछ LDDHकियां जो अक्सर सोफी को तंग किया करती थी, मॉरिस उन्हें उनसे हमेशा बचाता। मगर मॉरिस के साथ कुछ तो गड़बड़ थी। वो अजीब अजीब हरकतें किया करता था। एक दिन एक LDDH जब स्कूल में सामान देने आती है तो वो मॉरिस को अजीब हालत में देखती है। वो बाहर बैठा कॉकरोचेस खा रहा था, क्योंकि कॉकरोचेस लाल बैग को साफ करने के लिए इसी स्कूल की मैडम ने बोला था। मॉरिस के अंदर से अचानक से डी मनन बाहर आती है और उस LDDH को मार देती है। उसके अंदर भी डी मनन थी, मतलब जो साथ में को हमने कहानी के शुरू में देखा, जिसके हाथ में बैग था वो कोई और नहीं बल्कि मॉरिस ही था, जिसके अंदर नंद थी। वो डे मनन ऐसे ही सबको नहीं मार रही थी। इसके पीछे कोई तो राज छुपा हुआ था जो हमें आगे आगे कहानी में पता चलेगा। उधर आयरन को भी अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उसे सपने में मॉरिस दिखाई देता है जो उसे मदद मांग रहा था। तभी अचानक से जुड्डी मनाकर उसको डराती, जिससे उसकी आंखें खुल गई थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती। एक दिन वो ही LDDHकियां जो सोफी को तंग किया करती थी उसी चैपल में लेकर जाती है। जहां पर मैडम ने सबका जाना बंद किया था, वहीं पर खिड ढेकी पर एक बकरी बनी हुई थी। वो उसके साथ गेम खेलती है। कहती है, जाओ जाकर तुम्हें उस बकरी की आंखों में टॉर्च जलाकर देखना है, वो आंखें डेमन की है। अगर तुमने जरा भी ध्यान हटाया तो डे मनाकर तुम्हें मार देगा। जब सोफी उसी को देख रही थी तो तंग करने वाली LDDHकियां चालाकी से वहां से चली जाती है। सोफी अब बिल्कुल अकेली थी। तभी अचानक से उधर हलचल होने लगती है। उधर सोफी को डीमन नजर आई थी, जिससे वो डर जाती है। हर तभी मॉरिस वहां पर और उसे बचाता है। दूसरी तरफ हमें सिस्टर आयरन को दिखाया जाता है, जिसको फादर अपने पास बुलाकर कहते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में फिर से प्रीस्ट और नन मारे जा रहे हैं। वो बताते हैं कि फ्रांस में एक फादर को चलाकर मार दिया गया। ये उसी फादर की बात कर रहे थे जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। वो कहते हैं, दोबारा गई है वो मर ही नहीं, जिसका तुमने पहले भी मुकाबला किया था। तुम दोबारा से उसे हरा सकती हो। आयरन कहती है, नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो कहते हैं, नहीं, तुम्हें ये सब देखना होगा, क्योंकि दुनिया और इंसानियत की बात है। तुम्हें ही इस केस की जांच करनी होगी। सारी बातें सुनकर सिस्टर आइमीन अपने डर पर काबू पाती है और चल देती है। इस केस को हल करने के लिए आयरन फ्रांस के लिए निकल जाती है, जहां पर फादर को जलाकर मारा गया था। तभी चुपके से उसके साथ जेब्रा भी ट्रेन में आकर बैठ जाता है।
आयरन जब ये देखती है तो कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं आना चाहिए था। अगर ऐसे चर्च में पता चल गया तुम बिना बताए ऐसे मेरे साथ आ रही हो तो चर्च वाले तुम्हें निकाल देंगे। टेपरा कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम जानती हो मेरी मॉम भी जलकर मरी थी। मुझे कोई भी मिरेकल्स मुझे होते हुए नजर नहीं आई। ये सारी बातें सुनकर आयरन कहती है कि जब यकीन होता है तो बड़े बड़े मौजे होते हैं। और ये दोनों फ्रांस पहुंच जाती है। चर्च में पहुंचते ही आयरन को दोबारा से उसी बच्चे का ख्याल आता है। इस बच्चे को हमने कहानी के शुरू में फादर के साथ देखा था। अब उसे वहां पर खेलता हुआ नजर आता है। जब आयरन उस दिन के हादसे के बारे में उस बच्ची से पूछती है तो वो बताता है कि हाँ, मैंने उस दिन चर्च में साया देखा था, तभी उसे यहाँ पर नंद दिखाई देती है। यहाँ पर लाइब्रेरी में एक किताबें खुद ही पलटकर नन का रूप ले लेती हैं। वो डीमन नन्ही आयरन का गला दबा दिया था। तभी आयरन को एक और नई दिखाई देती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थीं। तभी वो गिरकर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर जल्दी से डेब्रा आती है जिसने उसे संभाल लिया था। उधर सोफी के स्कूल में भी अजीब अजीब हादसे हो रहे थे। मॉरिस के अंदर भी डीमनन बार बार आती। इसी वजह से ये सब स्कूल में बहुत ज्यादा डरे हुए थे। हॉस्पिटल में अब जल्दी से आयरन को भी होश आ गया था। यहाँ पर अब उसे याद आता है कि आखिरी बार उसे डीमनन से मॉरिस नहीं बचाया था और जब से ही उस डीमन नन्ही मॉरिस को ऑन पोजिट अपने कंट्रोल में किया हुआ है। अब उसके पास आती है और बताती है कि एक बच्चा उसे होली क्रॉस का निशान देकर गया है। ये वही बच्चा था जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा। उस क्रॉस पर एक अजीब सा निशान था। जितने भी लोग मरे थे ये निशान उन सब के होली क्रॉस पर भी बना हुआ था। लाइब्रेरी में चाहकर उन्हें पता चलता है कि ये निशान की खानदानी निशान, जो कि एक बहुत बड़े प्रीस्ट सेंट लुइस के खानदान से जुदा हुआ है और जिसन पृष्ठ को आयरीन ने अपने ख्याल में देखा था। जिनकी आंखें निकाली जा रही थी वो सेंट लुइस की आंखें थी, जो कि एक बहुत ही ताकतवर चीज है जिसको कहीं पर छुपाया गया है। इनको पता चलता है कि ये सभी लोग सेंट लुइस के खानदान से हैं जो मर चुके हैं। उस डीमन का खास मकसद था, वह सभी सेंट लुइस के खानदान वालों को मारकर उनकी आंखों तक पहुंचना चाहती थी। आंखों को इसलिए चाहती थी कि उससे उसकी गई हुई सारी पावर सागतें वापस आ जाए। यहीं पर लाइब्रेरियन आयरन को यह भी बताता है कि वह एक फरिश्ता हुआ करता था जिसे गॉड ने निकाल दिया और उसकी सारी ताकतों को छीन लिया। उस जगह का पता भी बताता है जहां पर जाकर सारी चीजों के बारे में उन्हें जानकारी मिल सकती है। वो बताता है वो आंखें यहां से कुछ दूर एक खाली चैपल में दफन की गई है, जहां पर पहले वैन शराब की भी एक फैक्ट्री हुआ करती थी, मगर बाद में उस जगह पर एक हॉस्टल स्कूल बना दिया गया। लाइब्रेरियन उसी हॉस्टल स्कूल की बात कर रहा था जहां पर मॉरिस काम करता था। मतलब मॉरिस उस हॉस्टल स्कूल में एक काम के बहाने उन्हीं आंखों को ढूंढ रहा था। यानी कि वो मन्नन जिसने मॉरिस को ऑन पोजिट कंट्रोल किया हुआ था वो उन्हीं को ढूंढ रही थी। ये सुनते ही आयरन और डेब्रा हॉस्टल की तरफ निकल पड़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि मॉरिस को न जाने क्या हो गया था। वो उसी चप्पल के आगे बैठा अपने सर को मार रहा था जिसे स्कूल की मैडम भी देख लेती है। वो उसे होश में लाकर कहती कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, जाओ जाकर थोड़ी देर आराम करो। मॉरिस बस बार बार यही कह रहा था कि मैं नहीं जानता मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। तभी मैडम को उसी चप्पल से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जो वहां पर ताला खोलकर देखना चाहती हैं। तभी उन्हें वहां पर अपने ही मरे हुए बेटे का भूत दिखाई देता है जो उन्हें डरा रहा था। यहाँ पर मैडम के बेटे की आत्मा को कोई और नहीं बल्कि डीमन नन ही कंट्रोल कर रही थी। अब वो मैडम की बेटे की आत्मा का इस्तेमाल करके उसी से मरवा मरवा कर मैडम को मार देती है। मैडम की लाश मिलती है जो बहुत बुरी हालत में थी, जिसे अब सभी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे डर गए थे। रात को जब सब बच्चों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मॉरिस और सोफे की मॉम डांस कर रहे थे तो अचानक से मॉरिस की तबीयत खराब होने लगी थी। उसकी गर्दन पर जो क्रॉस का निशान बना हुआ था उसका अब बहुत बुरा हाल हो चुका था। उधर आयरीन और डायपर अभी हॉस्पिटल में पहुंच गई थी, जो कि सोफी और उसकी मॉम को मॉरिस से अब दूर रहने का बोलती है, क्योंकि आयरन जान गई थी कि मॉरिस के अंदर डीमनन का कब्जा है। तो अभी वो डीमनन मॉरिस के अंदर जाकर बोलती है, हेलो सिस्टर। इतना कहकर मॉरिस उसी चप्पल की तरफ भाग जाता है। उसे छोटे चर्च की तरफ ज्यादा देखकर, अरे
इन उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर उस नन्हे आयरन पर हमला करके उसे दूर गिरा दिया था भी उस टीम अन्ना को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नहीं रोक पाती। तभी सिस्टर आयरन उठकर दोबारा से कुछ पढ़ने लगती है, जिसे मॉरिस के अंदर कीड़े मनन कमजोर हो गई थी। जल्दी से जाकर पीछे से मॉरिस के सिर में कुछ देकर मारती है, जिससे वह बेहोश हो गया था। उसे बांधकर एक जगह पर बिठा देती है ताकि वो यहाँ से कहीं जाना पाए, और अब अपने साथ कुछ सिस्टर्स को लेकर आयरन और डाबरा छियापल के अंदर जाती है ताकि उन्हें वहाँ वो आंखें मिल जाएं जो ढूंढ रही थी। सोफे भी उस छोटे चर्च में उनके साथ जाती है। वो उन्हें वो खिड़की भी दिखाती है जिस पर बकरी बनी हुई थी। वो कहती है कि क्या पता सेंट लुइस के खानदान वालों ने इसे बनाया होता कि अगला कोई भी उनसे जुदा हुआ या उनके खानदान से यहाँ पर आए तो उसे वो आंखें मिल जाएं। वो बताती हैं कि अगर इस बकरी की आंखों पर सूरज की रोशनी बरहती है तो ये चमकती है। अब ये देखने के लिए डेबरा हाथ में पकड़ी टॉर्च को जब उसके ऊपर मारती है तो उस बकरी की आंखों से लेजर रोशनी निकलती है जो इन्हें रास्ता बताती है कि आंखें कहां पर दफन हैं। अब ये उसे निकाल लेती है, जो एक बक्से में बंद थी। कभी मॉरिस भेजा गया था। बाहर सभी बच्चों को डीमन अपने असली रूप में आकर डराने लगती है। टेबरा उधर जाकर उन बच्चों को बचाती है। ये भागकर सभी एक कमरे में चले गए थे जहां पर उसी मैडम का भूत इनको डराता है जिसको चैपल में मन ने मारा था। उधर सोफी के साथ आयरीन भी थी। उधर पोज एसटी मॉरिस भी आ गया था, जो सिस्टर आयरन से वो खासा के छीनने की कोशिश करता है, मगर उन्हें सोफी लेकर भाग जाती है, जो कि एक बक्से में बनती सोफे जैसे तैसे करके उससे बचकर भाग रही थी। वो ऊपर पहुंच जाती है जहां पर एक साइड से बिल्डिंग भी टूटने वाली थी। ये सब कुछ उन्हीं आंखों की ताकत की वजह से हो रहा था। तभी उनमें से एक तेज पीले रंग की रोशनी बाहर आती है, जिसके करीब अब डेमनन भी नहीं आ सकती थी, मगर फिर भी मॉरिस यानी कि उसके अंदर डीमनन सोफे के पास जाने वाली थी। तभी उधर आए रीना जाती है, जो उसे वो लेकर दरमियान में रख देती है, जिससे बहुत ही ताकतवर रोशनी बाहर आती है, और उस वजह से मॉरिस आप तड्डच बनने लगा था। सबको ऐसा लगता है कि वो मर गया। ये देखकर सोफी बहुत दुखी होती है, क्योंकि मॉरिस उसका बहुत अच्छा दोस्त था। अब जब उसे चेक करनी, आयरन उसके पास जाती है, मगर वो जिंदा था। ये सिर्फ डी मनन की एक चाल थी। इन्हें बसाने की अवॉर्डी मनन जल्दी से वो आंखें उठा ले है। सारी ताकत उसे दोबारा मिल गई थी। वो दोबारा से ही अब अपने असली रूप में आ गई थी। वो अब उसकी आंखों में थी। फिर वो हॉस्टल में एक बच्ची को पकड़ डीडीएच कर, जो हमेशा सोफी को तंग किया करती थी, उसके मुंह के अंदर वो नम अपने नाखून गड्ढा देती है। वो डीमन इतनी ताकतवर हो गई थी कि वो आयरन को उसी तरह हवा में उठाकर मारने वाली थी। जैसे ही उसने कहानी के शुरू में फादर को मारा था, तब भी यहाँ पर आयरन को अपनी मॉम नजर आती है। उनकी आंखें भी चमक रही थी, मतलब कि आयरन भी सेंट लुइस के खानदान से थी। उसके अंदर तो खुद ताकत थी। वो अपने अंदर की पावर्स को जगाकर उस आग को बुझा देती है, जो डी मनन ही उसे लगाई थी। मतलब कि अगर आप पैंट लुइस के खानदान से हो तो उन बुरी ताकतों को हरा सकते हो। अब ये सब देखकर डीमन बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, इसलिए वो सोफे पर हमला करती है। आयरन यहाँ पर सबको प्रेयर इबादत करने का कहती है। ये बात नोटिस करती है कि इधर वाइन है, क्योंकि जैसे लाइब्रेरियन ने बताया था कि उधर पहले वाइन फैक्ट्री भी हुआ करती थी, और चर्च में वाइन पर प्रिय बाधित करने से वो चीज इसका खून बन जाती है। अब वो दोनों यकीन के साथ जब ये सब करती है, वो वाह इन्हों में तब्दील होकर उस डे मनन को खत्म कर देती है। रिन्यू सहल नर्क 2 जगह में भेज दिया था। हमें सब कुछ बिल्कुल ठीक होता दिखाया जाता है। अब कहानी के आखिर में हमें नॉर्मली इन्वेस्टिगेटर दिखाए जाते हैं, जो कि भूत प्रेत आत्माओं से बात कर सकते थे, जिनको चर्च से कॉल आई थी। यानी कि एक नए केस को उन्होंने हल करना था, और इसी के साथ ही फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।